अस्सलाम वालेकुम। इसमें से नहीं आ रही बात शायद। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं हम ऑन। लेक्चर 44 आज का हमारा, इसमें सिर्फ चैप्टर 1 जी। और कुछ लिखा है मैंने? नहीं ना लिखा, तो वह चैप्टर 1 ही करेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स, 24 घंटे आपको पता है बहुत होते हैं भूलने के लिए। हाँ, उसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, नज़र मारेंगे। उसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक, एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, आपको पता है एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, या पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी का आपको पता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको पता है। आपके लिए एक न्यू चीज़ है जो आप I2B में पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी करेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ आप सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। चलें जी, टाइप्स ऑफ गुड्स, आगे वाली लाइट्स ऑफ की जाए। गुड्स किसे कहते हैं? सर्विसेज किसे कहते हैं? कितनी टाइप्स ऑफ गुड्स हैं? इकोनॉमिक्स में कितने टाइप्स ऑफ गुड्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं? 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन तो हो गया, पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ गुड्स है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5। कौन कौन सी? इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स, फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा बताएं जी, इंफीरियर गुड किसे कहते हैं? हाँ सर, इनकम इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और नॉर्मल गुड किसे कहते हैं? इनकम बढ़ने से अगर उसकी डिमांड भी बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल गुड्स। और सुपीरियर गुड्स? सर इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़्यादा बढ़ जाए। लग्जरी कार, लग्जरी आइटम्स। इसके अलावा फ्री गुड्स इकोनॉमी में अनलिमिटेड होती है, अबंडेंट सप्लाई। एंड इसके साथ लिखा हुआ था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पता नहीं शायद ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पता नहीं क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसकी एग्जांपल क्या थी? हाँ सर, बिल्कुल सर, एयर, वाटर और सनलाइट, ये इसकी एग्जांपल है। और इकोनॉमिक गुड जो लिमिटेड होती है, जो क्वांटिटी में लिमिटेड होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक गुड। और बताएं जी इसकी एग्जांपल। मोबाइल फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, यानी इकोनॉमी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक गुड्स है, ठीक है। इकोनॉमिक गुड्स कौन सी होती है? जो लिमिटेड होती है। बताएं जी, जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो लिमिटेड है कि नहीं? वो सारी चीज़ें लिमिटेड है, ख़त्म हो जाती है। या लिमिटेड से मुराद ये भी है कि अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो क्या आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, आपके लिए वो चीज़ क्या हो गई? ख़त्म हो गई। आपके लिए चीज़ ख़त्म हो गई। इसका मतलब अगर चीज़ ख़त्म हो रही है तो ये लिमिटेड है। इसको हम नाम क्या देंगे? इकोनॉमिक्स गुड्स या इकोनॉमिक रिसोर्स भी इसको कहते हैं। गुड्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कितनी टाइप्स ऑफ गुड्स है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 है। चलें जी, 5 बताएं कितनी है? 5 कौन सी? मेरिट, डीमेरिट, प्राइवेट, पब्लिक एंड क्लब। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्राइवेट गुड्स, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट गुड, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। ऐसा ही है ना? लीगल छोड़े, लीगल है, छोड़े इनलीगल है। आई कैप ने क्लासिफाई किया, आपकी बुक में इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन की रीज़न नहीं है, तो रीज़न हम क्यों पढ़े? मैं नहीं बताऊंगा। क्या पेपर में आना है? बताएं। नॉलेज होना चाहिए, क्लास के बाद आ जाइएगा। हाँ, ऐसा ही है ना, तो क्लास में मुझे वो चीज़ें बतानी चाहिए जो आई कैप की किताब में लिखी हुई है, या वो सारी बातें बता दूँ जो इकोनॉमिक्स में होती हैं। हाँ, जो तो आपने पेपर पास करना है। अगर आपने इकोनॉमिस्ट बनना है तो फिर आ जाए, बैठ जाते हैं, ठीक है। पेपर पास करना है हमने सिर्फ। चले सुन ले, वजह सुन ले। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
कंट्रोल करती है, इसलिए इसको कहा जाता है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पैसे पूरे हो गए आपके? ठीक है, जा सकते हैं आप। मेरिट गुड्स कौन सी है? जिसको अच्छा समझा जाता है, जिसको अच्छा समझा जाता है, जिसको हमारे बड़े अच्छा समझते हैं। मम्मा कहती हैं बेटा दूध पियोगे तो बड़े हो जाओगे, अच्छा समझा जाता है ना ये, तो दूध को अच्छा समझा जाता है। दूध ये नहीं, मिल्क को हम अच्छा समझते हैं तब पीते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या ये एक दूसरी बोतल भी है, इसको अच्छा समझा जाता है? नहीं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको माशरे में अच्छा समझा जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अच्छा नहीं समझा जाता। ये आपके सामने, ये आपके सामने। ठीक है, सोशली डिजायरेबल का मतलब ये है, और सोशली अनडिजायरेबल का जो अच्छा नहीं समझा जाता, जो अच्छा नहीं समझा जाता। किसको? पार्क्स को बिल्कुल अच्छा समझा जाता है, बहुत अच्छा समझा जाता है। जिस सोसाइटी में पार्क नहीं है उस सोसाइटी में मुझे बताएं प्राइसेस कम होती है ना, कम होती है ना। अगर ये सारी फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन और पार्क्स फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी है, उसमें प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं। क्यों? इन फैसिलिटीज़ के लिए लोग पे करते हैं, वो वॉक कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो ये सोशली डिजायरेबल है। कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सोशल वेलफेयर, ये भी सोशल वेलफेयर है, ये भी सोशल वेलफेयर। और डीमेरिट्स गुड में ये सारी चीज़ें हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी में जितने ज़्यादा नशेई होंगे सोसाइटी उतनी तबाह होगी, ख़राब होगी। ठीक है, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड क्लियर। आगे नेक्स्ट, पब्लिक, प्राइवेट एंड क्लब गुड्स। ये थोड़ा जल्दी में हो गया था, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। प्राइवेट गुड्स कौन सी होती है? जाती गुड्स। आपने अब सुने, मेरे अल्फाज सुने, ये है मेरा जाती फ़ोन, ये मेरा जाती फ़ोन है, मैंने ये फ़ोन परचेज किया, क्या आप इसी फ़ोन को परचेज कर सकते हैं दुकान से? नहीं कर सकते। बताएं, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरह का कर सकते होंगे, इस तरह का कर सकते होंगे, लेकिन क्या यही फ़ोन परचेज कर सकते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं। किसी ने वो परचेज कर ली तो क्या आप इसको परचेज कर सकते हैं? ये फ़ोन तो आप परचेज नहीं कर सकते। मुझे बताएं, क्या सनलाइट अगर मैं लेता हूँ, मैंने कहा मैं हवा खाने जा रहा हूँ, ज़रा फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ, मैं धूप खाने जा रहा हूँ, हम ऐसे ही कहते हैं ना, धूप लेने जा रहा हूँ, तो मुझे बताएं, जब मैं धूप सेक के आऊँगा वापस, तो आपसे क्या कहूँगा? बाहर ना जाओ, और जो बाहर धूप थी वो सारा वो मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। कह सकता हूँ ऐसे? इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरी कंजम्पशन के साथ ख़त्म नहीं होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कंज्यूम अगर करता हूँ तो आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। बताएं, क्या आपने इसके लिए पे किया? क्या आप इसके बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं? कौन करेगा? मैं करूँगा, क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है। आपके लिए दो चीज़ें, मेरी कंजम्पशन के साथ आपके लिए इसकी अवेलेबिलिटी भी ख़त्म हो गई। अवेलेबिलिटी, एक तो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, दूसरा आपके लिए उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई। मैं अगर सेल करूं तो बताएं, अगर मैं सेल करता हूं तो क्या मेरे लिए वो अवेलेबल है? ये अब जिसके पे किया है, आपने अगर पे किया है तो फिर आप ही कंज्यूम कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है उसी वक्त, मेरे लिए अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये फोन लेके दिखाएं, तो मार्केट से इस जैसा फोन ले सकते हैं, ये फोन नहीं ले सकते भाई। इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी दिखाओ, है इसकी अवेलेबिलिटी है। आप जो घर मैंगो लेकर गए हैं, मुझे बताएं, क्या मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी है? नहीं है। जो आप घर लेके जा चुके हैं, क्या उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में है? क्या मैं वो परचेज कर सकता हूं? जो सुबह मैंने नाश्ता किया है, क्या वही नाश्ता आप कर सकते हैं? वो तो मैंने खा के खत्म हो गया, अब मैंने कंज्यूम कर लिया, क्या आपके लिए अवेलेबल है? नहीं है। वो जो चीजें एक बंदे ने कंज्यूम कर ली एक दफा, वो खत्म हो गई, इसका मतलब आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, और आपके लिए उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। राइवलरी कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं, लेकिन ये तो तर्जुमा हो गया।
कंजम्पशन बाय वन पर्सन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर। जो सुबह आपने दूध पिया है, जो सुबह आपने चाय पी है, जो आपने नाश्ता किया है, वो जैसे आपने कंज्यूम किया, कंजम्पशन बाय वन पर्सन, जैसे आपने कंज्यूम किया, आपके साथ वाले के लिए उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। होती है कि नहीं? बताएं जी। राइवलरी क्लियर? ये किस में है? प्राइवेट गुड्स में। ये नहीं, जाती जो मेरी चीज होगी, अगर मैं जाती चीज परचेज करता हूं, इसको कंज्यूम करता हूं, तो कोई और इसको परचेज नहीं कर सकता, कोई और इसको कंज्यूम नहीं कर सकता। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या है सर? फिर इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स। आपके साथ वाले की बात कर रहा है। इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स। बड़े टाइम पे आए आप, हम आपको एक्सक्लूड करने लगे थे। इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट पेड फ्रॉम एंजॉयिंग इट। जिसने इसके लिए पे नहीं किया। अगर किसी ने इसके लिए पे नहीं किया तो क्या वो उसके बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है? क्या आप मेरे फोन के बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं? कह दो यस सर, मैंने तो नहीं देना फोन, मैंने तो अपना फोन नहीं देना। बताएं क्या आप इसके बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते सर मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि इसके लिए किसने पे किया है? मैंने पे किया है। यू हैव नॉट पेड फॉर दैट। दो बातें, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी समझ आ गई। राइवलरी किसे कहते हैं? नो नो नो, कंजम्पशन के बाद किसी और के लिए अवेलेबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सक्लूडेबिलिटी अब आप उसके लिए पे नहीं कर सकते, या आपने पे नहीं किया तो इसके बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर सकते, इसके बेनिफिट को भी एंजॉय नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये इसके बिल्कुल उलट है। पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स, पार्क है, आप पार्क में गए। बताएं जैसे आप पार्क में एंटर हो गए, जैसे आप पार्क में, यहां पे लिखा हुआ था ना, आपकी कंजम्पशन के बाद कोई और इसको कंज्यूम नहीं कर सकता। पार्क में आप गए, पार्क में जैसे आप गए, दूसरे के लिए पार्क खत्म हो गया, बंद हो गया, वो अब कोई और नहीं जा सकता वहां पे। आप किसी भी इदारे में गए, किसी भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गए, दूसरे के लिए खत्म हो गया। पब्लिक अवामी को कहते हैं ना। आप किसी, अब आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, दूसरे के लिए बस स्टॉप खत्म हो गया। आप मेट्रो में बैठे, दूसरे के लिए गाड़ी खत्म हो गई। होता है ऐसे? होता है ऐसे? नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। नॉन राइवलरी, कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। वहां पे क्या लिखा होता है? रिड्यूसेस, इधर डज नॉट रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी? पब्लिक पार्क्स, पब्लिक पार्क्स इसकी एग्जांपल है। और नेशनल डिफेंस सिस्टम, अगर मैं कहूं, मुझे बताएं क्या वो जो हाफिज साहब खड़े हैं और पूरी आर्मी खड़ी है, वो सिर्फ भाई के लिए खड़ी है? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप भी कंज्यूम कर सकते हैं, मैं भी कंज्यूम कर सकता हूं, ऐसे ही है ना, सबके लिए वो खड़ी है। हाईवे, मोटरवेज, M1 पे आप जा रहे हैं, कोई और नहीं जा सकता, खबरदार कोई और नहीं जा सकता क्योंकि मैं जा रहा हूं। नो नो नो। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, एक्सक्लूडेबिलिटी का क्या मतलब था? जिसने पे नहीं किया वो इसके बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर सकता। बताएं पब्लिक पार्क के लिए आप पे करते हैं? पब्लिक पार्क के लिए आप पे करते हैं? हाँ बताएं जी, पब्लिक पार्क के लिए आप पे करते हैं? नहीं करते ना। अगर नहीं करते तो बताएं क्या आप इसको एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरे इस्तेमाल के बाद वो चीज़ ख़त्म भी नहीं हुई और आप या कोई और इसको इंजॉय भी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट को। इसी तरह नेशनल डिफेंस सिस्टम, हाईवेज, पब्लिक पास, स्ट्रीट लाइट्स। रात को आप जा रहे हैं, आप गुजरते हैं तो एक लाइट बंद हो जाती है, आप गुजर गए लाइट बंद हो गई, आप आगे नहीं गए लाइट बंद हो गई। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता, वैसे ही जलती है लाइट, ये सबके लिए है। बस ठीक है, जब सबके लिए है, यानी आपकी कंजम्पशन के साथ वो लाइट ख़त्म भी नहीं हुई और कोई और भी इसके बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर? आ जाए क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में देखें, लिखा हुआ है एक्सक्लूडेबल, ये एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूडेबल डेफिनेशन, इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट पेड फ्रॉम एंजॉयिंग इट। छोड़ें, इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है यहाँ पे? एग्जांपल इंक्लूड के बाद लिखें बस TICKETS, टिकट,
बस टिकट, वो वाला बस नहीं, बेसीन वाला बस नहीं, BUS वाला बस टिकट, BUS वाला बस, वो बड़ी बस जो आपने देखी है जिसमें आप कभी नहीं बैठे। हाँ, आप खुद बताया था आपने कि सर हमने वो गाड़ी नहीं देखी, देखी है लेकिन बाहर से। अच्छा अच्छा, लिख लिया। मुझे बताएं, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी की आपने टिकट परचेज की है, जो आपने टिकट परचेज की जिसके लिए आपने पे किया, कोई और उस सीट के लिए पे कर सकता है जिसके लिए आपने पेमेंट की है? नहीं। अब भाई ने सीट ले ली, उसी वही सीट तो मैं भी ले सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। अच्छा मुझे बताएं, जब मैं जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचा, मैं उसे कहूँगा सीट भी दे दो, घर ले आऊँगा सीट भी? नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल ना। ओके सर, सीट के पैसे दिए थे वो पूरे हो गए। आप किसी सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, मूवी देखे क्या वही सीटें सारी ले आते हैं घर? चलो जी, ये बड़ा आप लोगों ने जो LCD लगाया वो मेरे घर भेज दो, मूवी देख लिया मैंने, चलो ख़त्म करो ये ड्रामा। ऐसे करते हैं? नहीं। फिर क्या होता है, आपने जो सर्विसेज एंजॉय करने थे वो कर लिए, क्रिसेंट वाले रोज़ाना जो है वो ये नए बेंच बनवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा जब क्लास लेके जा रहा होता है घर, तो ये उठा के ले जाते हैं। नहीं ऐसे करते। इसका मतलब बच्चे ने सिर्फ सर्विसेज के लिए पैसे दिए हैं, ऐसे सर्विस के लिए पैसे दिए, सर्विस आपने एंजॉय की है, वही सर्विसेज। अच्छा, आप जिस सीट पे बैठे में कोई और क्लास वाले इधर आके बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। आप भी बैठे में, आपने पैसे दिए में, जिस वक्त आपकी क्लास है 2 बजे तक, आज 2 बजे तक आपकी क्लास है, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ जी, तो जी हाँ जी, घर जाके खा लीजिएगा। तो बताएं जी, कोई और क्लास इधर आ सकती है, बैठ सकती है? नहीं आ सकती। मेरी इजाज़त के साथ भी नहीं आ सकती, दूसरी क्लास आएगी भी नहीं इधर। वो क्योंकि अकाउंटिंग की क्लास है, वो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेगी? तो वो सारी गुड्स जिसके लिए आपने पे नहीं किया, आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वो सीट उधर ही है, मैं सर्विसेज के पैसे पूरे हो गए, 4-5 घंटे के बाद मैं उतर गया, अब वो सीट कोई और परचेज कर सकता है। कर सकता कि नहीं कर सकता? इसका मतलब एक्सक्लूडेबल तो है लेकिन सिर्फ 4 घंटे के लिए, एक्सक्लूडेबल तो है लेकिन सिर्फ क्लास के टाइम खत्म होने के लिए। ये सीट किसी और के लिए एक्सक्लूडेबल है, एक्सक्लूड कर चुके हैं आप किसी और को, यानी आप तो बैठ सकते हैं, कोई और आपका दोस्त नहीं बैठ सकता आपकी सीट पर। तो ये एक्सक्लूडेबल है, बट नॉट ट्रैवल, यानी रेवल नहीं होगी। इसका मतलब ये पॉइंट है, कंजम्पशन बाय 1% डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। क्या अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी? आपकी कंजम्पशन के साथ उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। आप इस्लामाबाद पहुंचे, आप या तो घर ले गए या तो आप सीट खा खू के, नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर या टिल अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंजेशन, ये सीट आपकी या ये गुड्स बिकम नॉन ड्राइवेबल। ओके, ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्लियर? ये क्या कहता था कि राइवलरी भी और एक्सक्लूडेबिलिटी दोनों बातें होनी चाहिए, राइवल प्लस एक्सक्लूडेबल। और पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल है हाँ लेकिन नॉन राइवल टिल पॉइंट ऑफ कंजेशन, या स्पेसिफिक पॉइंट या आफ्टर सम टाइम के लिए आप लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, आपने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, बस टिकट, गोल्फ कोर्स, क्लब्स, प्राइवेट पार्क्स और ये सिनेमा एटसेट्रा। ये क्या है? इग्नोर करनी है, यानी इतनी मेहनत के बाद आप इग्नोर करेंगे? हिम्मत है वैसे आपकी। प्राइवेट गुड्स राइवल एक्सक्लूडेबिलिटी, ऊपर वाला ना याद करें, छोड़ दें उसको। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, क्लब गुड्स नॉन राइवल एक्सक्लूडेबिलिटी। जूम करो, कर देते हैं सर कर देते हैं। अच्छा, हमारे ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको नज़र नहीं आएगा ये? उनके पास क्या नोट्स नहीं है? क्या आपके पास नोट्स नहीं है? आ जाओ भाई।
ठीक है, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, इंफीरियर, नॉर्मल, सुपीरियर। सर इतना क्यों टाइम इधर से पढ़ा देते, इधर से पढ़ा देते, है ना। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, वाई डी इज माइनस, वाई डी इज प्लस, वाई ग्रेटर देन 1। ये क्या है वाई डी? इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी चैप्टर 3 की बात कर रहा है। चैप्टर 3 भी साथ रिवाइज हो रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में माइनस, सब्स्टिट्यूट, प्लस, और ये 1 क्या है? 1 1 1। तो ये माइनस और प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? हाँ, सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट गुड है, टाइप ऑफ गुड, और ये नेचर ऑफ गुड्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन, प्रोड्यूस टुगेदर, प्रोड्यूस अल्टरनेटिव। ये डेफिनेशन भी इसने साथ दे दी। जाओ याशी करो, समरी भी मिल गई आपको। हाँ चले जाएं। बैठे हुए आप अभी तक? आपको याद हो कि नहीं याद हो? मुझे तो बस जरा जरा मुझे तो पूरा याद है। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी को याद है? किसी को नहीं याद? हाँ, मुझे याद है कि लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखा हुआ है, जरा खोलें दिखाएं मुझे क्या लिखा हुआ है। नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी हुई है। अच्छा, स्टडी ऑफ, हाँ, द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ बायर, सेलर, गवर्नमेंट। अब पहली क्लास फिर शुरू हो गई, पहली क्लास शुरू हो गई, शाबाश, पहली क्लास शुरू हो गई। कौन कौन लोग थे? बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। इन सबको क्या नाम दिया था आपने? इन सबको क्या नाम दिया था? एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी, या की प्लेयर्स ऑफ इकोनॉमी। वही है, ये एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी या पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी। ये पता है कौन लोग होते हैं? वही जो आप है, एक्टर्स और डिसीजन मेकर इन इकोनॉमिक मॉडल। एजेंट है, एक्टर और डिसीजन मेकिंग। यही पढ़ाया था ना मैंने पहले लेक्चर में भी, यही पढ़ाया था। इसका मतलब पहले लेक्चर से सही पढ़ा रहा हूं। हाँ, वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि स्टडी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ, ये लिखा हुआ है बायर, ये इधर लिखा होगा सेलर, इधर लिखा होगा। नीचे देखते हैं और देखते हैं कि सही पढ़ा हमने कि नहीं। गवर्नमेंट, उधर भी गवर्नमेंट लिखा हुआ था। ओ फॉरेन ट्रेडर्स आर इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टर्स। ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन बाद में होगी। चल एक्सप्लेनेशन का पढ़ लेते हैं फिर। ये कहते हैं हाउस होल्ड कौन है या बायर कौन लोग होते हैं, कंज्यूमर कौन लोग, इंडिविजुअल या कंजम्पशन यूनिट, क्या इससे क्या मुराद है, कौन लोग होते हैं? आपको पता है कौन लोग होते हैं? हाँ, शाबाश, आप लोग होते हैं। ये आप लोगों की क्लास हु कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। बहुत मुश्किल डेफिनेशन थी, बहुत मुश्किल डेफिनेशन। यानी लेक्चर 1 में जो आप याद कर चुके हैं वही डेफिनेशन इसने दोबारा लिख दी। एंड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म्स। क्या ये जो लेबर होती है ये हम में से होती है? Household allocate their limited income between different goods and services to satisfy their need. पेंडिंग, सिर्फ 2 दिन के लिए पेंडिंग। तो पूरे एक एतवार, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को मैं बता दूंगा। फर्म, ये सर ने आपसे पूछा था, व्हाट इज फर्म? पूछा था ना? जवाब क्या इससे मुश्किल था? फर्म मैंने उस दिन भी लिखवाया था। सेलर भी कहते हैं इसको, फर्म भी कहते हैं इसको, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। सेलर, प्रोड्यूसर, फर्म, ये तो शायद मुश्किल नाम थे। बिजनेस एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स किसे कहते हैं? पता नहीं क्या क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट। हाँ, लेकिन जो बंदा चीज़ें प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर कहते हैं उसको। और उसने जो 2-4 कमरे खड़े किए होते हैं और 2-4 मशीनें होती हैं, उसको हम यूनिट का नाम देते हैं, उसका नाम है प्रोडक्शन यूनिट।
द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब प्रोड्यूसर, हु प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, फर्म्स एलोकेट देयर लिमिटेड, इधर भी मैंने ये पेंडिंग है ना, हाउस एलोकेट देयर, हाउस होल्ड एलोकेट देयर लिमिटेड इनकम। डेफिनेशन क्लियर दोनों की? आगे चलते हैं, मुश्किल बातें तो अब शुरू होंगी। सुभाष शेख साहब का काम क्या है? नहीं, बातें नहीं ना, और बताएं, काम बताएं उनका, सही वाला काम बताएं जो वो करते हैं। उनका काम है लॉज एंड कस्टम्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स सोसाइटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, कानून बनाना। कस्टम किसे कहते हैं? कानून, ये भी कानून है, वो भी कानून है। एक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एक है लॉ। लॉ क्या है मैं नहीं बता सकता इसके साथ, क्योंकि नहीं भी तो फिर लिख लें क्या है। फोर, गवर्नमेंट एलोकेट इट्स, मुझे क्या पता, उनसे पूछें। फॉरेन ट्रेडर्स, आपने तो कहा सर जी लाभ बनाते, वो तो टैक्स के लिए बजट बनाते हैं, वो इसको हम लॉ कहते हैं, इसको हम लॉ कहते हैं। फॉरेन ट्रेडर्स आल्सो कॉल्ड, ये वो लोग होते हैं जो चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, बस ये वो लोग होते हैं जो चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। दीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड इंपोर्टर एक्सपोर्टर, बस। हु परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, हु सेल्स टू अदर कंट्रीज। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कंजम्पशन किसे कहते हैं, क्या कहेंगे आप? जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। परचेज किसे कहते हैं? जो चीज़ आप खरीदते हैं। और स्पेंडिंग किसे कहते हैं? जिन चीज़ों के ऊपर आप खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? जो आप खर्च करते हैं। चार बातें हैं ना, चार बातें ना, चार बातें थी नहीं, चार तो नहीं, एक ही बात, एक ही बात। पैसे तो आपकी जेब से ही जा रहे हैं। मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप कह रहे थे सर ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। थक गए आप? चलें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा छोड़ें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है, छोड़े ना छोड़े, प्रोडक्शन फंक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दे आज बता ही दें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आप कॉलेज आए, इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, हिम्मत है वैसे आपकी। क्यूएम के लिए आए थे, आपकी दिल की आवाज बाहर सुन ली मैंने। अच्छा बताएं जी, अच्छा बताएं, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में आए हैं तो क्या छोड़ के आए आप? नींद छोड़ के आए, शाबाश, नींद छोड़ के आए, ऐसे लिखते हैं ना, नींद। और क्या? खाना नाश्ता छोड़ के आए, खाना या नाश्ता, हाँ, रेस्ट छोड़ के आए, बस ठीक है। आगे नेक्स्ट, मोबाइल, शाबाश, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल ठीक है, छोड़ के भी आए, ठीक है। और क्या छोड़ के आए? घर वालों को, वो तो खुश हो रहे हैं, घर वालों को छोड़ के आए। और बताएं, दोस्त को छोड़ के आए, शाबाश, बिल्कुल ठीक। और छोड़ ही दें, मैं तो पहले मशवरा दिया था छोड़ दें, ऐसे दोस्त को छोड़ ही दें आप जी। और क्या छोड़ के आए? और सब कुछ और क्या छोड़ के आए आप? याशी कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। और क्या छोड़ के आए? हाँ, अगर है तो चलें लिख लेता हूँ मैं। फैमिली ऊपर घर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फैमिली मेंबर्स लिख लेता हूँ। बेटा ये तो अभी मैं भी नहीं कह सकता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी आगे नेक्स्ट। बस इतना सारा कुछ छोड़ के हैं, किस लिए? सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए?
सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए आप छोड़ के हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जितनी भी आपने चीजें छोड़ी है, जो भी आप छोड़ के आए, ये इकोनॉमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हासिल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये इन सारी चीजों को छोड़ देना, ये इकोनॉमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बताएं, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो एप्पल खरीदूं या मैंगो खरीदूं, अगर मैं एप्पल खरीदता हूं तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एप्पल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एक चीज को छोड़ देना। जिस चीज को मैंने छोड़ दिया, आपने तो एक मुहावरा सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। लेकिन आप बहुत कुछ खो रहे हैं, पा भी तो बहुत कुछ रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है, आपके दोस्त को नजर आ रहा है, बहुत कुछ है ना। ये पीआरसी नहीं, पीआरसी क्लियर नहीं करेंगे तो क्या सीए हो जाएगा आपका? इकोनॉमिक्स का पेपर पास नहीं होगा तो सीए हो जाएगा आपका? हाँ, तो ये उतना ही जरूरी है जितना ये जरूरी है। शाबाश, बताएं फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हाँ, किसी चीज को पाने के लिए किसी एक चीज को दूसरी चीज को छोड़ देना, ये क्या है? उस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बहुत मुश्किल डेफिनेशन सुने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। क्लियर? चलें आगे, चलो आगे चलते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ये देखें, नेक्स्ट बेस्ट का मतलब जो आप हासिल कर सकते थे, कोई दूसरी ऑप्शन जो थी आपके पास। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे, या आपका साथ वाला जो आज नहीं आया याशी कर रहा है घर बैठ के, नींद पूरी कर रहा है। बताएं जी, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है कि नहीं? उसके लिए है, क्योंकि उसने उस ऑप्शन को चूज किया, उसने उसको पिक किया, उसने किसको? इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। और इकोनॉमिक्स का छोड़ना गुनाह कबीरा के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है उसके लिए। ऐसे यूट्यूब पे आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ये गुड्स भी हो सकती है और ये सर्विसेज भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट सर ऐसे करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ इन अदर गुड्स और सर्विसेज सैक्रिफाइस्ड। जो चीज आपने छोड़ दी, या जो चीज आपने खो दी है, वो ये कह रहा है कि हाउएवर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे? आपके पास ऑप्शन है कि या तो मेरे से पैसे ले लें या फिर चर्च ले लें। बेटर ऑप्शन है ना? तो फिर आपने किसको छोड़ा? चले, ये तो एक एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, एग्जाम्पल थी कि हो सकता है वो आपसे कहें कि सर या तो आप हमसे गुड्स ले लें, इन कंसिडरेशन कुछ और ले लें, या फिर पैसे ले लें। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकती है। तो फिर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट में वैल्यू लग सकती है, तो फिर आप वैल्यू लगाएंगे। इन सारी चीज़ों की क्या वैल्यू लग सकती है? नहीं, कुछ चीज़ें इसमें हैं, हाँ, जिसकी वैल्यू लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके नाश्ता है, ये है, और घर वाले को भेज देंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एजेंट्स के लिए क्या? एजेंट्स से मुराद 4 लोग, एजेंट से मुराद 4 लोग, 4 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रहे हैं। 4 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, हाउस होल्ड है या प्रोड्यूसर है, सॉरी कंज्यूमर है या इंडिविजुअल है या बायर है। बायर के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये तो मैंगो ले लें या फिर एप्पल ले लें। बताएं जी क्या पसंद करेंगे? मैंगो, ये है मैंगो, ये आपने मैंगो परचेज कर लिया, और ये एप्पल, इसके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बताएं क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल कंज्यूम गुड ए को अंडरलाइन करके लिखे मैंगो, दैट सेटिस्फेक्शन फॉर गॉन ऑफ गुड बी को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, एप्पल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, मैंगो के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है?
नीचे पे लिखा फर्म्स, और हमें पता है फर्म से मुराद प्रोड्यूसर है, सेलर है, सप्लायर, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। अच्छा, प्रोड्यूसर उसके पास भी तो दो ऑप्शन है, या तो गुड ए प्रोड्यूस करे या गुड बी प्रोड्यूस करे। गुड ए को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे आप? हाँ लिख लें, मैंगो लिख लें कि मैंगो प्रोड्यूस करे। जी, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस तो कौन प्रोड्यूस करता है? तो दरख्तों पे कौन लगाता है? दुआ करते हैं और दरख्तों पे लग जाते हैं एप्पल ही ऐसे। यार इसको कोई समझाए, 20 साल बाद नहीं, हर साल प्रोडक्शन होती है, 20 साल बाद प्रोडक्शन होगी। आम आज आपने खा लिया, वो 20 साल बाद आके आता है। ये कैसा बंदा है यार ये? मैं ये भी नहीं कह सकता कहाँ से पढ़ गया है। बाहर किसी को ना बताइएगा कि सर पढ़ा रहे। चले नहीं, प्रोडक्शन हर साल होती है, हर साल जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन हर साल होती है। एक टाइम पीरियड के बाद प्रोडक्शन हर साल होती है। बताएंगे इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करते हैं तो क्या इंडस्ट्री पहले ही दिन जैसे आप पहले ईंट रखते हैं प्रोडक्शन शुरू हो जाती है? नहीं, जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा आपकी प्रोडक्शन शुरू नहीं होगी। प्रोडक्शन शुरू हो गई उसके बाद फिर आप कर सकते हैं, फिर डेली बेसिस पे प्रोडक्शन हो सकती है और हर साल प्रोडक्शन होती है। क्लियर के फर्म के पास ऑप्शन है कि वो दो गुड प्रोड्यूस करें, गुड ए प्रोड्यूस करे, गुड बी। अगर गुड ए प्रोड्यूस करती है फर्म तो गुड बी उसके लिए, गुड ए के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गुड ए के लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन इसने ये एक टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, रेवेन्यू फॉर गॉन। उसने क्या छोड़ा होगा? पैसे जो गुड बी से आ सकते थे वो छोड़ के गुड ए परचेज कर रहा है। गुड ए से भी पैसे आएंगे ना, गुड ए बेचेगा उससे भी पैसे आएंगे, गुड बी बेचेगा उससे भी पैसे आएंगे, लेकिन उसने गुड बी से आने वाली इनकम को छोड़ के इसको पसंद कर लिया। हो सकता है ज्यादा, हाँ दोनों कैश कर सकता है तो फिर कर सकता है, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नहीं है। मैंने पहले बताया कि दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो ये करें या ये करें। जिधर या आ गया इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के पास भी तो ऑप्शन है। शहबाज शरीफ साहब ये भी तो कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल के बाद यार अर्शद नदीम साहब, इसके बाद हम स्पोर्ट्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे, तालीम पे खर्च नहीं करेंगे। बच्चों पढ़ना तो है कोई नहीं, चला कोई गोल्ड मेडल तो ले आएंगे। अब बताएं जी, उसके पास दो ऑप्शन है तो क्या करें वो? या तो एजुकेशन पे खर्च करें या फिर स्पोर्ट्स पे खर्च करें। अगर वो स्पोर्ट्स पे खर्च करते हैं तो एजुकेशन उसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस चीज़ को छोड़ दिया आपने वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि या तो वो हेल्थ सर्विसेज दे लोगों को या फिर एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे। एजुकेशन सर्विस, अगर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए एजुकेशन सर्विसेज जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेडर में दो लोग होते हैं, कौन कौन? इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। बताएं जी, आप डोमेस्टिक मार्केट से चीजें आपने खरीदी, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? हाँ, इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आपने चीजें एक्सपोर्ट की अदर कंट्रीज में, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? हाँ, लोकल या डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करने से जो इनकम आ रही थी वो अब इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर? बहुत मुश्किल बातें थी। चलें अब आपसे पूछता हूं, आज जो पढ़ा हमने वो रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 है, कौन सी? जो नहीं बोलेगा इसका मतलब उसने आज का लेक्चर सही नहीं लिया, उसको कुछ नहीं समझ आया। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 है, मैं बता देता हूँ 5 है। नंबर 1, आपसे अच्छे तो ऑनलाइन वाले हैं। अम्मा किचन में काम कर रही है, ये इधर से इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, सुपीरियर गुड वो करें, बच्चे को क्या पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? एजेंट्स या पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमी। बताएं जी, कितने? 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, 4 प्लेयर ऑफ इकोनॉमी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्सेप्ट क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का?
किसी चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का खो देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हम पढ़ चुके हैं, हाउस होल्ड के लिए, फर्म के लिए, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं देखी, टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं देखी। आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन एंड सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। इन प्रोडक्शन एंड सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। और बताऊं आपको क्यों बताऊं मैं? प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर तो एक ही बंदा होता है ना, वो सारी चीजें खुद ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो आपके लिए जो चीज, अब देखें, अब यहाँ पे बात होगी कि प्रोड्यूसर ने कौन सी चीज कब प्रोड्यूस करनी है, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कांसेप्ट हमने पढ़ लिया। उसके लिए वो कैसे डिसाइड करता है, आपको याद हो कि ना याद हो, चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें हमने पढ़ा था ये। और अगर मैं बताऊं, हमने तो लॉ ऑफ डिमांड लर्न नहीं, लॉ ऑफ डिमांड में उसकी इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था हमने। क्या प्राइस डिटर्मिनेशन के नीचे क्या लिखा हुआ था? नहीं, प्राइस डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंस में उसकी दूसरी इंपॉर्टेंस, शाबाश, फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर टू सेट प्राइस। ज्यादा आ रहे हैं? नहीं 5 पॉइंट्स नहीं थे, 3 पॉइंट्स थे। प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं, आपने नहीं, पहले इन्होंने बताया, आपको हैंड मिल गया। अब प्राइस डिटर्मिनेशन एक, प्राइस डिटर्मिनेशन दूसरा क्या था? हाँ, गवर्नमेंट के लिए टू सेट, बट हाँ टैक्स पर्पस के लिए, एंड प्रोड्यूसर फॉर फ्यूचर, नो फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। नहीं तो देख लें, ठीक है, नहीं है। लेक्चर नंबर 3 उसमें हमने ये पढ़ा था, 3 या 4 में। इलास्टिसिटी, हाँ बारिश हो रही थी, छुट्टियां हो गई थी, फिर हमने ग्रुप में भी तो लेक्चर शेयर किए थे, घर बैठ के सुन लेता वो, साथ साथ रिवाइज नहीं ना कर रहे हैं आप? कर तो रहे हैं। आगे चलें, आगे चलें। आपको आपने खुद ही बताया, तो 4 चीजें आपने एजेंट्स में पढ़ी हैं, और 4 टर्म्स आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सीखी है, और 10 टर्म्स आपने टाइप्स ऑफ गुड्स 18 जो आपको ज़बानी याद है। सारे चैप्टर पढ़ा दूं? ठीक है। क्या करेंगे उसके बाद? हाँ, जैसे बाकी आप बोल चुके हैं। प्रोडक्शन एंड फैक्टर, ये भी इतना ही आसान है। प्रोडक्शन एंड फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड फैक्टर प्रोडक्शन, ये आप I2B में पढ़ चुके हैं। I2B में ये पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। फैक्टर प्रोडक्शन, जी बताएं फिर फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, और कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। अब कौन ये? हम चैप्टर नंबर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में भी पढ़ चुके हैं, या 3 में पढ़ चुके थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी पढ़ चुके, ठीक है। शाबाश, बताएं कौन कौन से थे वो? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। छोड़ें ये सब बातें, क्या है ये क्या नहीं है, टीचर चले गए हैं। ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आ रहा था, मैं छुप गया था। आपको याद है? आपको याद है? शाबाश, मैंगो शेक के लिए बनाना या मैंगोस, मिल्क, शुगर एंड आइस। पानी नहीं डालते हम, पानी नहीं डालेंगे। उसके बाद धमाका होगा, क्या होगा? आपसे पूछना, बताएं धमाका होगा या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन होगी किस चीज की? मैंगो शेक प्रोडक्शन हो गई, ये तैयार अब मैंगो शेक।
ये ले भाई, मैंगो शेक आपके लिए तैयार। याशी करें, जाए याशी करें। पता है कैसे बना ये? पता है ये कैसे बना? साथ वाले को भी पिलाएं। हमने इसके अंदर ऐड किया सबसे पहले किसको? ये इंग्रेडिएंट्स को। और ये इंग्रेडिएंट्स को हमने नाम दिया था, जल्दी बताओ, इनपुट्स। ये इसके लिए इनपुट है ना, और ये प्रोडक्शन, या हम इसको आउटपुट का नाम भी देते हैं, ऐसा ही है। ये सारी की सारी चीजें, ये चीजें हैं, ये चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये मैंगो है, ये सारी चीजें इसके लिए इनपुट है। इन सारी चीजों को हमने क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट, और आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मैंगो शेक। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इट कंबाइंस इनपुट या एक ही बात है ना। होता क्या है? इट कंबाइंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू आउटपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं तो इसको अंडरलाइन करके इधर बनाऊंगा जग, और आउटपुट यहां पे लिखूंगा मैंगो शेक। आपने भी ऐसे किया हुआ? शाबाश, बहुत अच्छे। या आप इसको अंडरलाइन करके फैक्टर प्रोडक्शन को लिखेंगे मैंगो प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस आइस प्लस थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिएगा भाई वाला। ठीक है, ठीक है। इट कंबाइंस इनपुट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट। इट कंबाइंस इनपुट्स, हमने इनपुट्स को कंबाइन किया, इसको किस में कन्वर्ट किया? आउटपुट में, प्रोसेस करके। इसने कहा इट एड्स वैल्यू, प्रोसेस दैट एड्स वैल्यू। एड्स वैल्यू, एड्स वैल्यू क्या मतलब? एड्स वैल्यू, ये देखिए, ये एड्स वैल्यू, वैल्यू, ये है वैल्यूएबल चीज। बताएं क्या आप ऐसे करके मैंगो खा लें, मिल्क पिएं थोड़ा सा, और ये चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी सी कंज्यूम करें, और फिर ऐसे करें दैट एड्स वैल्यू, तो बन जाएगा ना शेक? अब बन नहीं जाएगा। मेहमान को ऐसे ही पिलाएं और इसे कहें इधर गुलाटी मार। बताएं ऐसे होगा? नहीं होगा। खुद प्रोसेस करेंगे इसको। प्रोसेस करने के बाद मेहमान को, जैसे भाई ने शेक पिया है, कैसा लगा आपको? चीनी कम? कोई नहीं, आप इतने मीठे कम होना चाहिए। अच्छा, that adds value, that is what प्रोडक्शन है ना। ये है एड्स वैल्यू। यानी अगर हम सारे इनपुट्स को कंबाइन करें, इसको कन्वर्ट करें, तो मिलने वाली चीज क्या होगी? आउटपुट या गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर प्रोडक्शन, I2P वाले फैक्टर प्रोडक्शन चार। इकोनॉमिक्स वाले तो आप भूल जाते हैं ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 3 में डिटर्मिनेंट्स में पहले लिखा हुआ था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे में लिखा हुआ था अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, तीसरा डिटर्मिनेंट है कॉस्ट ऑफ इनपुट, नंबर 4 टेक्नोलॉजी के या एडवांसमेंट, नंबर 5 फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट शॉर्टेज एंड प्राइसेस। ये तो डिमांड में था, ये सप्लाई में नहीं है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज नहीं, उससे पहले एक था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। शाबाश, जिसने नहीं बोला। देखिए फैक्टर प्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्स आर इनपुट फैक्टर्स। अब पता नहीं क्या है। दीज आर रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वो सारे रिसोर्सेज है यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसको इसने नाम दिया नॉन ह्यूमन फैक्टर, और ये है ह्यूमन फैक्टर। लैंड से मुराद बिल्कुल गलत। कैपिटल से मुराद वही अकाउंटिंग वाला जो ओनर पैसे लेके आता है, बिजनेस में इंजेक्ट करता है, वही है ना? ये नहीं है वो। लेबर तो मैं
लेबर तो मैं। और एंटरप्राइज, हाँ देखें इसने बाइफर्केशन किया है नॉन ह्यूमन और ह्यूमन में। लैंड में जमीन नहीं आती, सिर्फ जमीन है। देखेंगे क्या क्या आता है, लेकिन ये जमीन नहीं है, लेकिन ये जमीन नहीं है। कैपिटल, ये वो अकाउंटिंग वाला पैसा नहीं है, वो अकाउंटिंग वाला जो ओनर बिजनेस में पैसा लिख रहा था, ये ले सर पैसे, ये वो वाला पैसा नहीं है। अब पता नहीं क्या ये पता नहीं क्या है। लेबर और एंटरप्राइज, देखें ये दोनों चीजें जो है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर, इधर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये नॉन ह्यूमन फैक्टर है। और ये इसमें डायरेक्टली बंदे इन्वॉल्व है, इसमें भी डायरेक्टली बंदा इन्वॉल्व है, इसमें इनडायरेक्टली बंदा तो इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, कैपिटल जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ हम एक बंदा नहीं दे देते, क्या दे देते हैं आप? बंदों से मिलके बनती है क्या बिल्डिंग? ये बिल्डिंग्स कैसे बनी है? ईंटों से बनी है, बंदों से तो नहीं ना बनी। चलें देख लेते हैं। लैंड, जमीन लिखे, इधर जमीन लिखे और इसको क्रॉस करें ऐसे। मैं इधर लिख रहा हूं ना, जमीन क्रॉस किया मैंने, जमीन लिखे क्रॉस करें, लिख लें कुछ नहीं होता, लिख लें जमीन के पास ZMEEN जमीन, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लिख लिया है। जमीन नहीं, लैंड मीन्स गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, गॉड मेड क्या मतलब इसका? गॉड मेड का क्या मतलब है? जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई है, जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई है। रिसोर्सेज ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सरफेस ऑफ अर्थ, एनवायरमेंटल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सरफेस ऑफ अर्थ, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। बताएं जी, लैंड इंक्लूड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सरफेस ऑफ अर्थ, एनवायरमेंटल रिसोर्स। बताएं जी लैंड में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नाश्ता नहीं ना किया? हाँ उठ जाओ। कौन कौन सी चीज़ आती है इसमें? फिर से नॉन रिन्यूएबल, आवाज नहीं आ रही। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सरफेस ऑफ अर्थ, एनवायरमेंटल। लैंड का मतलब जमीन तो नहीं है ना? सिर्फ जमीन नहीं है। अब मैं चेंज करूं इसको, सिर्फ जमीन नहीं है, जमीन है लेकिन सिर्फ जमीन नहीं है। इसमें 4 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सरफेस ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, मिनरल एंड प्रीशियस मेटल्स। ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। किसे कहते हैं पता नहीं, किसे कहते हैं मुझे खुद नहीं पता किसे कहते हैं। अब ये ना करा सर बता दे, फिर मेरा दिल नहीं करेगा आगे जाने का। रिन्यूएबल रिसोर्स, वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, विंड पावर, टाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पता नहीं क्या ये सारी चीजें। लेकिन ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा सुन ले, नॉन रिन्यूएबल, किसी को पता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं? क्या होता है रिन्यूएबल? जो एक दफा कोई नहीं, इजी होके बैठे, बस सुनते रहे, मुझे बर्दाश्त करें। यूज करें और खत्म हो जाए, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यूज करेंगे उसके बाद अगेन दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते दोबारा। यानी एक दफा यूज करने के साथ वो चीज खत्म हो गई। आपको कौन सी टाइप ऑफ गुड याद आ रही है? वो वाली नहीं, प्राइवेट गुड्स, वो वाली नहीं, प्राइवेट। कि जैसे हमने वहां पे उसको खरीदा, हमने मैंगोस खाए या हमने नाश्ता किया, करने के साथ ही वो खत्म हो गया नाश्ता। नेचुरल गैस खत्म हो जाती है, ऑयल उड़ जाता है, कोयला, मिनरल्स और ये सारी चीजें। वुड
दरख्त को काटते हैं, काटने के बाद वो दरख्त खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है? दोबारा आ जाता है वो। शाबाश, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक ही दफा जिंदगी में हम बनाते हैं, एक ही दफा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिंदगी में प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, बार बार एक एक आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने तो कभी ये दरख्त देखा ही नहीं। आज हम दरख्त बनाएंगे, इधर दरख्त इधर बनाते हैं, ये दरख्त है, ये ऐसे ऐसे होता है ना दरख्त, ये इस दरख्त के जो है ये पत्ते ऐसे होते हैं दरख्त, ये ऐसे, ये इस तरह का दरख्त, ये इस तरह का होता है, ये ऐसे दरख्त। और ये देखें, ये एप्पल है, ये एप्पल, और ये जमीन है ना, ये जमीन है, ये जमीन है। ये देखें, ये भाई है जो चढ़ रहे हैं दरख्त के ऊपर और गिर जाते हैं इधर, ये ऐसे लेटे हुए। ये देखें, बताएं जी, ये जब आप फ्रूट तोड़ते हैं, क्या ये हमेशा के लिए फ्रूट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे, या अगले साल फिर आएंगे? अब बड़े हो गए, अब नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल नहीं चढ़ना, ठीक है? अगले साल इधर से आप, ये देखें, इधर से आप हाथ आपका जाएगा, ये ठीक है। ये जो वुड है, ये वुड है, ये वुड है, इसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ेंगे तो दोबारा ये अगले साल फिर आ जाएगा। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये है सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम यूज कर सकते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो सरफेस ऑफ अर्थ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो आप फार्मिंग कर रहे हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ है, या वो हवा में कर रहे हैं? हवा में तो नहीं ना कर रहे होते। हाउसिंग, हवा में आपका घर, फैक्ट्रीज, खलाई फैक्ट्रीज कोई नहीं है, रोड्स, ये खलाई आपके होंगे क्योंकि आप हवाई जहाज हैं और जहाज आप ऊपर उड़ाते हैं रोड्स पे। एनवायरमेंटल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल क्लीन एयर एंड वाटर। आपको ये देखे, ये एग्जांपल देख के आपको कुछ याद है? टाइप्स ऑफ गुड्स में कौन सी? फ्री गुड्स, फ्री गुड्स, ठीक है। पब्लिक भी आ सकती है? नहीं, मुझे नहीं पता। 4 चीजें होती है लैंड में, कौन कौन सी? लेबर के साथ क्या लिखा आपने? टीचर, लेबर का टीचर, मजदूर। लेबर इज अ ह्यूमन टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन, ह्यूमन टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन। इधर आए सर, इधर आए, ह्यूमन टाइम स्पेंट इन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, ये देखें, ये इसके नीचे जो है वो जूसर है, मशीन है इसकी, और ये ऊपर जग है। इस पे जो मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है ये क्या है? ह्यूमन टाइम स्पेंट ऑन प्रोडक्शन। और मैं क्लास में जो आगे टाइम ज़ाया करता हूँ आपका भी और अपना नहीं, ये क्या है? लेबर। मैं एक लेबर हूँ, नहीं तो देख लें, टीचर इन दी क्रिस्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, वर्कर इन द फैक्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ लेबर कैन बी इनहेंस्ड बाय प्रॉपर एजुकेशन। मुझे अगर अच्छी तरह एजुकेट किया जाए तो मैं अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, ऐसा ही है ना? अगर मुझे अच्छे से एजुकेट किया जाए, मुझे किसी ने एजुकेट नहीं किया, बस आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। ट्रेनिंग, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, पता नहीं क्या ये, पता नहीं ये सारी बातें क्या है, लेकिन हमने तो सिर्फ लेबर को डिफाइन करना था। कैपिटल, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल मीन्स man-made resources, physical goods which are used to produce other goods and services. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग में क्या होता है, फैक्ट्रीज में क्या होती है? प्रोडक्शन ऐसे ही होता है ना। मशीनरी किस काम आती है? प्रोडक्शन के। इक्विपमेंट बाकी किस काम आते हैं? प्रोडक्शन के। ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन के नहीं, लेकिन प्रोडक्शन के। सर्विसेज, यस, शाबाश। रोड, रेल एटसेट्रा, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स भी। आगे नेक्स्ट चलें, ये क्लियर है ना? इसमें तो नई बात कोई नहीं थी मुश्किल। Enterprise is the person who organize other factor of production. Enterprise is the person who organize others factor of production, जो क्या करता है?
जो बाकी के फैक्टर्स, बाकी कौन से फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स को अंडरलाइन करके आपने ऊपर लिखा होगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, सॉरी सुपरवाइज देम, सुपरवाइज करता है, नजर रखता है इनके ऊपर, एंड टेक्स रिस्क ऑफ द बिजनेस, रिस्क एंड रिवार्ड किसका, एंटरप्रेन्योर का, ऑनर का, मालिक का। क्लियर? अच्छा, इन लोगों को बदले में क्या मिलता है फिर? दुआएं, दुआएं, दुआएं मिलती है, शाबाश बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह आपके बाग लगाए, ऐसा ही है ना? नहीं। अच्छा बताएं, लेबर को क्या मिलेगा बदले में? आप जो है वो घर में काम करवाते हैं लेबर से, आप घर में काम करवाते हैं लेबर से, आपने काम करवाया और कहा बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको अच्छी सेहत दें और नेक औलाद दें, अल्लाह आपको, ना हुई हो तो शादी करवाएं जल्दी से। रिवॉर्ड ऑफ लेबर क्या है? रिवॉर्ड का मतलब इनाम, बदले में, बदले में कोई मुआवजा, मुआवजा, शाबाश, बदले में कोई चीज देना। इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते हैं वेजेस, लॉ में इसको कुछ और कहते हैं, अकाउंटिंग इसको कुछ और कहती है, लेकिन हम इसको कहेंगे, नाम देंगे वेजेस। वेजेस इज द अमाउंट पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो आपने उसके सर्विसेज लिए हैं उसके बदले उसको पैसे पे करना, इसको हम कहते हैं रिवॉर्ड्स फॉर लेबर, रिवॉर्ड्स फॉर लेबर। ओके। कैपिटल क्या चीज है? ये कैपिटल होता क्या है? मैन-मेड रिसोर्सेज, मैन-मेड रिसोर्सेज, मैन-मेड रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ सकती है? बिल्डिंग, मशीनरी आ सकती है, और शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बताएं जी, अगर बिल्डिंग आपने खरीदी है, खरीदी नहीं है, बिल्डिंग आपने रेंट पे ली है, तो बदले में क्या देते हैं? रेंट देते हैं ना। अच्छा, ये इंटरेस्ट है क्या? ये जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है ना इंटरेस्ट, ये वो नहीं है। पहले ही दिन बताया था अकाउंटिंग वालों के साथ इख्तलाफ है, अकाउंटिंग वालों के साथ है, आप लोगों के साथ नहीं ना। हाफिज, अच्छा आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपके साथ भी ये इख्तिलाफ है। अगर आप इसको समझें कि ये लोन के ऊपर पे करने वाला इंटरेस्ट है तो ये गलत होगा, ये सूद नहीं है, ये गलत है। इकोनॉमिक्स की क्लास में 100% गलत है। ये साबित करूं कैसे गलत है? करूं साबित कैसे गलत है? चलो मैं साबित करता हूं कैसे गलत है। लैंड के बारे में तो पहले बताए ना, ये है क्या? गॉड मेड नेचुरल रिसोर्सेज, गॉड मेड रिसोर्सेज है, गॉड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आपने ये चीजें क्या की? कंज्यूम की, उसके बाद पैसे ऐसे हाथ में रखे, या अल्लाह उठा ले ये पैसे, या अल्लाह उठा ले ये पैसे, ये तो गॉड मेड रिसोर्स है, उठा ले या अल्लाह। बताओ अब, नहीं तो साथ वाले को पैसे नहीं उठाने तो साथ वाले को उठा लें। ये वो रेंट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये जो आप समझ रहे हैं ये वो चीजें नहीं है। ये अकाउंटिंग में तो हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बताएं ये इख्तिलाफ जायज़ है? होना चाहिए? नहीं तो तबाह हो जाएंगे आप। पैसे नहीं देंगे अल्लाह को तो अल्लाह आपको। रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई, दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। इसका मतलब यह है कि जो चीजें आपने खरीदनी है उसके लिए क्या करेंगे? बदले में पैसे पे करेंगे। बदले में मुझे बताएं गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं ये किसी की प्रॉपर्टी होती है, ये किसी की प्रॉपर्टी, हमारे पास इसके राइट्स हैं, हमारे पास क्या है? राइट्स हैं। मुझे बताएं ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके राइट किसके पास है? शहबाज शरीफ साहब के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। बताएं क्या आप एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? अगर आपको 2 साल के लिए लाइसेंस मिल जाए तो 2 साल के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, किसको? गवर्नमेंट को। ये उसका रेंट है, ये उसका रेंट है। अब बात समझ आई कि जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्स हैं ये ठीक है, इस पे ये आगे भी एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे टॉपिक में, इसी चैप्टर में। जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं ये किसी की मलकियत है, किसी की मलकियत है। ट्रू ओनर कोई और होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रू ओनरशिप, वो किसी और की है।
तो इसका सस्टेनर कोई और, पैदा करने वाला कोई और, लेकिन ये मलकियत किसी और की है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आखिरी इकोनॉमिक सिस्टम में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। नहीं तो देख लें, अल्लाह इज द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग लिखा होगा, पढ़ेंगे, इस्लामियात की किताब खोलेंगे। तो बताएं जी, ट्रू ओनर अल्लाह है, लेकिन मलकियत किसकी है? गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट आपको बेचती है ये, तो गवर्नमेंट को बदले में क्या देंगे आप? पैसे। उन सारी चीज़ों के बदले जो आप पैसे देते हैं, इसको नाम देते हैं रेंट। रेंट रेंट। अब बताएं कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज बिल्डिंग, मशीनरी। जो आपने मशीनरी या तो बैंक से लीज पे ली है या आपने परचेज किया है, उसके बदले कोई पेमेंट की होगी ना, उसको नाम देते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा, ये टर्म मजीद क्लियर हो जाएगी। और इंटरप्रेन्योर को, मालिक को बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। उसके लिए रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ये नहीं, जो पैसे वो इस बिजनेस से अर्न कर रहा है, ये भाई को बेच के क्लास के बाद जो आपने पैसे मुझे देने हैं, ये मेरा प्रॉफिट होगा जो मैं अर्न करूंगा। ये मेरे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सॉरी रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कुछ बात समझ आई? फैक्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डिफाइन करें, शाबाश। प्रोडक्शन को डिफाइन करें। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जब हम इनपुट को कंबाइन करें और जनरेट क्या हो, आउटपुट में इसको कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्शन। ठीक है। और इसके बाद बताएं फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, लैंड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सरफेस ऑफ अर्थ, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। लेबर, ह्यूमन क्या? ह्यूमन टाइम स्पेंड ऑन, यानी मेरा जो टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ बस वही है। और कैपिटल, मेड रिसोर्स। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मशीनरी, बिल्डिंग, रोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर कौन है? ये कौन लोग होते हैं? जो सारे जो बाकी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं और सुपरवाइज करते हैं एंड रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। 3 बातें याद हो गई? ठीक है। आज का लेक्चर याद हो गया बैठे बैठे? घर जाके तो नहीं ना पढ़ेंगे अब? नो सर। अच्छा, 1 घंटा घर जाके भी पढ़ना है? अब बस ज़्यादा कुछ, अच्छा नो सर, ज़्यादा कुछ ना कीजिएगा, बस इसकी जो असाइनमेंट है ना, जो अभी थोड़ी देर बाद आपके ग्रुप में आ जाएंगे, वो कर लीजिएगा। ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, वो एमसीक्यूज कर लीजिएगा बस, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। हो सकता है कोई 20-25 सवाल हो, एमसीक्यूज हो, वो कर लीजिएगा, वो तो आधे घंटे में हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर है। किसी का कोई सवाल? असम भाई? ठीक है। नहीं ऑन ही रखें। ये है आपके टेस्ट की रिपोर्ट, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट, ये पकड़िएगा टेस्ट की रिपोर्ट। ये टेस्ट नंबर जो पिछला है उसकी रिपोर्ट है। अच्छा, एप्रिसिएशन के लिए शाबाश। मोहम्मद अजीम कौन है? मोहम्मद अजीम, मैं नहीं यार, इसका टेस्ट दोबारा चेक करो आप। शाबाश, वेल डन, शाबाश। ये भाई को दे दीजिएगा। मलिक मोहम्मद अहमद खोकर, ये 4 बंदे कौन है? अच्छा, ये मलिक साहब को दे दीजिएगा। मिस्टर इफ्तिखार अहमद, चलो शुक्र है। इफ्तिखार अहमद मैं हूँ, मेरा भी दोस्त है। मिस हिबा नसीर, नूरुल हुदा, इट्स नूरुल हुदा, शाबाश, वेल डन। अरफात अहमद, मिस जवेरिया रियाज, गलती से पास हो गए, ठीक है। ये 1 फेल है, 2 है, 2 3 है, कोई बात नहीं। मिस्टर
मिस्टर नाम अनाउंस करूं? मिस्टर अहमद नदीम, मिस मदीहा एंड ये है रिमास शहजादी। नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, अगर बैठे भी हैं तब भी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। आपका एक प्रीवियस टेस्ट मेरे पास है, उसमें जो इसमें वो तीन या चार डायग्राम थी। हाँ, वो इंशाल्लाह आपको मंडे को मिल जाएगा। बाकी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। पूछें, सवाल पूछें, शाबाश। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।